इश्यूज भी हो जाते हैं, तो वो जो हेज मनी है, ये जो मसलन हेजमैन है, वो उसका क्या करेगा जनाब कि वो बेहतरीन जो है ना वो डिसीजन करवा सकता है, वो फैसला कर सकता है। ठीक, अब हेजमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, ग्लोबल डोमिनेंस ऑफ ए हेजमन इज नेसेसरी टू प्रोवाइड द आर्डर रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल कॉमर्स एंड मिलिट्री सिक्योरिटी, क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉमर्स और मिलिट्री सिक्योरिटी को भी एक क्या कहते हैं एक आर्डर प्रोवाइड करता है। वो ये देखता है दुनिया में कहाँ किसको बिजनेस की ज़रूरत है, किसको मिलिट्री सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक खुद बड़ी पावर होता है, और फिर वो दुनिया में जहाँ जिसको भी उसकी क्या कि उसके हरीफ को या उसको किसी कंट्री को पावर की ज़रूरत होती है, किसी के खिलाफ या मिलिट्री की ज़रूरत होती है, तो वो उनको प्रोवाइड करता है। एंड्यूरिंग राइवलरीज अमंग ग्रेट पावर्स। अब एंड्यूरिंग राइवलरीज का मसन क्या मतलब है, हम अगर मैं इसको यूं कहूं कि हम वैसे एंड्योर का क्या मतलब है, आप एंड्योर मसन हम क्या कहते हैं कि जी कोई चीज़ लॉन्ग लास्टिक हो या कोई चीज़ ऐसी हो जो ज़्यादा देर पा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं जी, वो एंड्योर बोलते हैं। ठीक, अब अगर मैं एंड्यूरिंग राइवलरीज की बात करूं, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जिनके दरमियान बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि जी आपस में चपकरेशन चली, ठीक है, और बड़े हॉस्टाइल किस्म के रिलेशनशिप उनके दरमियान रहे, मसन एक दूसरे के डिस्प्यूट उनको उनके दरमियान थे, बड़े बड़े कंट्रीज मसन फ्रांस और बरतानिया बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल रहे एक दूसरे के खिलाफ, कोई 100 ईयर तक इनकी आपस में जंग रही, क्योंकि दोनों बड़ी पावर थी। कॉलोनियलिज्म में दोनों, फ्रांस भी एक बड़ी पावर थी और बरतानिया भी एक बड़ी पावर थी, तो कॉलोनियलिज्म में दोनों के दरमियान भी हुआ, और लेकिन फिर जब ख़त्म हुआ तो फिर यूरोपियन यूनियन आया, तो फिर क्या कहते हैं ये सारा कुछ उन्होंने आपस में बैठ के ख़त्म किया। जो जब भी दो स्टेट जो हैं वो हॉस्टाइल रहेंगी आपस में, तो हम उसे एक ऐसी स्टेज को, ऐसी क्या कहते हैं कि उस कंडीशन को हम कहेंगे कि जनाब ये एंड्योरिंग राइवलरी है इनके दरमियान। अब क्योंकि वार्स चलती रहती थी और डिस्प्यूट्स ऑनगोइंग रहते थे आपस में, एक दूसरे के दरमियान एक दूसरे पे डोमिनेंस हासिल करने के लिए, ये माजी में ये चीज़ें चलती रही हैं दुनिया के अंदर, आज भी बहुत सारी नेशंस में चलती हैं। मसलन पाकिस्तान और इंडिया एंड्योरेंस राइवलरी है ना, ये भी मसलन ऐसी हैं कि जी कि हमारी भी एंड्यूरिंग राइवलरी है ना, कि हम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे के क्या कहते हैं कि वो बता रहे हैं कि जनाब कि हम, कभी हम उनको बता रहे हैं कि जी हम ज़्यादा क्या कहते हैं कि जी ताकतवर हैं, कभी हमारे पास ये है, वो उधर से बताते हैं हमारे पास ये है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वर्ल्ड में दुनिया में चलती रहती हैं। ठीक, द बर्थ ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ग्रीक सिटी स्टेट्स और पोलोपिनिजियम वार। अब दुनिया में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जो मसलन जो दुनिया में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो स्टार्ट हुई, असल में तो पहली मसलन यूनान जिसे हम कहते हैं जी, यूनान जो था वो उसकी जो पहली स्टेट थी ना, वहाँ पर सारे लोग कहते हैं जनाब के वो स्टेट पॉलिटिकल या सियासत को उस स्टेट ने इन्वॉल्व किया था। ठीक, वो 1000 सिटी स्टेट्स थी, मसलन यूनान ने सबसे पहले जो है वो 1000 सिटीज को इकट्ठे किया। वर्ड स्टेट जिसने क्या कहते हैं कि जी दिया, नाम दिया, वो ग्रीक सिटी स्टेट था। इससे पहले लोग हर कोई एक शहर पे, मसलन मैं किसी एक शहर पे हुकूमत करता था तो मैं कहता था जनाब मेरी एक शहर पे हुकूमत है, ठीक है, लेकिन जो जो स्टेट्स का जो जो कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, वो किसने दिया जी, वो यूनानियों ने दिया। ठीक है, अगर आप नेशनल ज्योग्राफी ऑफ सोसाइटी पर है ना, ये मसलन एक क्या कहते हैं कि बुक कह सकते हैं, एक वेबसाइट भी कह सकते हैं, तो नेशनल जियोग्राफिक ऑफ सोसाइटीज़ में आपको नज़र आएगा, आप पढ़ेंगे कि जी कौन कौन सी ऐसी ग्रीक स्टेट्स थी जो जो डोमिनेंट सेटलमेंट्स रही, जिनका स्ट्रक्चर जो था वो पुराने ग्रीक्स में उन्होंने डिफाइन किया कि जी क्या स्टेट्स क्या होती हैं, वहाँ कानून क्या होगा, एक स्टेट दूसरी स्टेट से किस तरह रिलेशनशिप कायम करेगी, सफ़ीर किस तरह मसन होंगे, ये सारा कुछ होगा। ठीक है, ए सिटी स्टेट आर पोलिस वाज द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट ग्रीक।
each city state was organized with the urban center and the surrounding countryside. मसलन एक हर सिटी स्टेट जो थी वो एक अर्बन सेंटर, जिस तरह कैपिटल सिटी होता है वो उसी तरह वो कायम हुआ, ठीक है। और इसके बाद असल में जो मसलन दूसरा जो सेटअप हमारे साथ यहाँ हुआ, या दूसरी जिसको हम ये क्या कहते हैं ग्रीक सिटी स्टेट के साथ साथ जिसको हम डिस्कस करते हैं, वो एक वार है जिसको हम पेलोपोनेसियन वार, मतलब पेनोजियन वार भी कहते हैं। वो उस वार का अगर मैं कहूँ कि जी असल में तो क्या कहते हैं वार जो थी वो ग्रीस और एथेंस के दरमियान लड़ी गई थी। आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, मसलन एक स्पार्टा मूवी है, इस तरह की मूवीज़ भी बनी हैं कि जनाब के जी ग्रीस और एथेंस के दरमियान जो एक जंग लड़ी गई वो तकरीबन मेरे ख्याल में 431 बीसी में स्टार्ट हुई, 431 बीसी बिफोर क्रिश्चियनिटी 431 में स्टार्ट हुई और 405 में ख़त्म हुई जाके वो जंग ना, ठीक है। मसलन 431 से लेकर 405 तक वो जंग चली। अब आप सोच रहे होंगे 405 से शुरू होनी चाहिए थी, 431 पे ख़त्म होनी चाहिए थी, लेकिन जब आप बिफोर क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो आपको कैलेंडर को उल्टा पढ़ना पड़ता है। उल्टा कैलेंडर क्यों पढ़ेंगे हम? बीसी में, आफ्टर क्रिश्चियनिटी में कैलेंडर जो है वो फिर सीधा होता है, 1 2 3 इस तरह होता है। ये भी मैं आप लोगों को मसलन एज ए स्टूडेंट एक बता दूं, जब आप बिफोर क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे तो बिफोर क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, आप जो बड़ी फिगर है उससे छोटी फिगर की तरफ आते हैं जब भी हिस्ट्री बताते हैं। इसका मतलब ये है कि बिफोर क्रिश्चियनिटी मीन हजरत ईसा की पैदाइश से पहले, यानी हजरत ईसा की पैदाइश जो है उससे कितना पहले ये जंग शुरू हुई। 431 साल पहले ये जंग शुरू हुई और 405 साल पहले ये जंग खत्म हुई, ठीक। यानी हम जब भी बिफोर क्रिश्चियनिटी होंगी तो आपने इसी तरह इसको उल्टा पढ़ना है कि जनाब 431 से स्टार्ट और 405 में। तो ये जो वार थी ना, इसने जो पावर थी ना वो एथेंस से स्पार्टा को मुंतखब कर दी, स्पार्टन्स को, ठीक है जी। स्पार्टन्स एक स्टेट थी। अब स्पार्टन्स क्या बन गए जी, मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट हो गई रीजन्स की, ठीक। ये पेलोपोनेसियन वार ने जी। तो जब वो उस सीजन की या उस रीजन की वो सबसे क्या होगी जनाब, सबसे ताकतवर एक नेशन बन गई, ठीक। अब ये जंग क्यों मसलन क्यों लड़ी गई, इसके पीछे के क्या बैकग्राउंड है, ये तो हमने क्या कहते हैं कि नहीं मसलन पढ़ना। लेकिन असल में डेमोक्रेसी जो थी फिर इसी जंग के बाद मसलन एथेंस और स्पार्टन्स के दरमियान दोबारा जब जंग हुई, जंग के बाद जब दोनों स्टेट्स ने सुकून का सांस लिया तो फिर दोनों ने सोचा, स्पार्टन्स ने भी, कि अब तो हम जीत गए हैं, और एथेंस ने भी सोचा कि यार अब क्या करते हैं, अब हम एक दूसरे से कोई अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, हम एक दूसरे के साथ अच्छी क्या कहते हैं कि वो चीज़ें, तो यहाँ से वो पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं कि वो इरा शुरू हुआ। फिर डेलियन लीग जो थी वो शट डाउन हुई, फिर एथेंस ने रिड्यूस की लिमिटेड ऑफ मसलन 10 प्राइमरीज, जो स्पार्टन्स के 10 लोग थे वो उन्होंने छोड़े। ये बड़ी एक हिस्ट्री है, अगर आप कभी इसको टाइम से मिलेगा, कभी आपको दिल करेगा पढ़ने का तो आप इसको मसलन ज़रूर स्टडी करेंगे। लेकिन कहने की बात ये है कि जो ग्रीक सिटी स्टेट थी वो सबसे पहले मसलन स्टार्ट हुई, पेलोपोनेसियन वार हुई फिर इनके दरमियान, फिर दोनों ने मिलकर बैठ के सोचा, फिर पॉलिटिकल मसलन पहला पॉलिटिकल जो वो वफद था वो इनका स्पार्टन्स और एथेंस के दरमियान मसलन हुआ। ये जो हिस्ट्री हमें बताती है, ठीक। अब सिटी, फ्रॉम द सिटी स्टेट्स टू नेशन स्टेट्स, हमने क्या किया जी, हम एक सिटी की स्टेट से एक नेशन, एक कौम की स्टेट्स में चले गए। हम एक सिटी स्टेट से हम एक किस स्टेट की तरफ चले गए, हम एक नेशन स्टेट की तरफ चले गए जी। अब सिटी स्टेट्स क्या होती थी, सिटी स्टेट्स होती थी ग्रीस, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी कि जी इंडिपेंडेंट सॉवरन सिटी होते थे ग्रीस में। हर शहर ये समझता था कि जी हमारी एक अपनी एक स्टेट है, हमारा एक अपना एक सेटअप है, ठीक। और वो जो सिटीज थे
ان کا ایک سینٹر آف پولیٹیکل اکنامک یا کلچرل لائف ہوتی تھی، ان کی ایک اپنی ٹیریٹری ہوتی تھی، وہ اپنے ہی کیا کہتے ہیں کہ جی کسی ایڈمنسٹریشن کے اندر یا گورننس کے اندر چلتے تھے. جس طرح بھی ہم نے ایگزامپل دی سٹی سچ ایز روم، ایتھنز، کارتھیج، ٹھیک ہے، اٹالین سٹیز تھے اسی طرح، اور اسی طرح اسپارٹا بھی ایک سٹی تھا جسے ہم اسپارٹنز کہتے ہیں جی. اب یہ جو سٹی سٹیٹس تھیں یہ چینج ہوئیں نیشن سٹیٹ میں. نیشن سٹیٹ بھی ہم نے کہا جناب ہم ایک سٹی رہ کے یا ہم ایک سٹی کے اندر رہ کر تو وہ طاقت ہمیں نہیں ملنی جو طاقت ہمیں ایک نیشن سٹیٹس میں ملنی ہے. اب ایک نیشن سٹیٹ میں کیا تھی کہ جی ایک میجورٹی آف سٹیز جو تھے یا میجورٹیز آف کلچر جو تھے یا میجورٹیز آف کیا کہتے ہیں گروپ جو تھے وہ ایک مین سٹیٹ کے اندر آ جاتے تھے. مین سٹیٹ کے اندر آ کے وہ ایک سیم کلچر میں مثلا سیم ایک کیا کہتے ہیں کہ جی ریجیم کے اندر آ کے کام کرتے تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اگر ہم سارے اکٹھے رہیں گے تو ہم کیا ہوں گے جناب، ہمیں وہ طاقت ملے گی، ہمیں وہ پاور ملے گی جو ہمیں ایک سٹی سٹیٹس میں ایک سٹی کے اندر رہ کے نہیں ملے گی. ہمارا ایک ہی کیا کہتے ہیں کہ وہ ہب ہوگا جسے ایک ہم سینٹرل پاور کہیں گے، جسے ہم کیپٹل سٹی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہوگا ہمارا جی. ٹھیک، یہ نیشن سٹیٹ جو تھی یہ کلچرل باؤنڈریز کو میچ کرتی تھی، پولیٹیکل باؤنڈریز پہ انہوں نے کام کیا. اب بہت ساری مثلا نیشن سٹیٹ کی ایگزامپلز ہمارے سامنے تھیں. مثلا اس میں آپ اگر دیکھیں تو آٹومین امپائر خود ایک نیشن سٹیٹ تھی، سلطنت عثمانیہ ترکی نے، فرانس، ایجپٹ، جرمنی، جاپان، یہ بڑی ایکسیلنٹ ایگزامپلز ہیں نیشن سٹیٹس میں. کہ فرانس میں نے کیا کیا، وہ پوری کیا کہتے ہیں اپنی جتنی سٹیٹس تھی ان کو اکٹھا کیا. ایجپٹ جو سا مصر نے اپنے اکٹھا کیا. جرمنی، مشرقی جرمنی، مغربی جرمنی کے اندر جتنی بھی سٹیٹس تھیں وہ اکٹھی ہوئیں. جاپان اب مثلا اس نے کیا کیا جناب، اپنے آپ کو اپنی جتنی بھی سٹیٹس تھیں وہ اکٹھی کی. یہ بڑی اچھی ایگزامپلز ہیں وہ نیشن سٹیٹس کی. اگر میں کہوں کہ جی نیشن سٹیٹس کی میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم نے آگے نیشن سٹیٹ کو ہی ڈسکس کرنا ہے. اب نیشن سٹیٹس اصل میں اس کی پاپولیشن مثلا وہ پوری تمام سٹیز کو ملا کے پاپولیشن ہے، اس کی ایک ٹیریٹری ہے، اس کی وہ ساورنٹی ہے، اس کی ایک اپنی گورنمنٹ ہے. وہ ساری ٹیریٹری، ساری ساورنٹی، ساری گورنمنٹ جو اس کی ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں جی یہ ایک نیشن سٹیٹس کی ہے. آپ یہاں نقشے پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ سٹیز تھے، یہ جتنے بھی تھے نا یہ اس کے اندر، پھر ان تمام سٹیز نے مل کر ایک نیشن سٹیٹس ڈیولپ کی. یہی نیشن سٹیٹس بیسیکلی آگے فیوچر میں مزید مثلا کہیں نہ کہیں سے ان کے اندر سے ہی ٹویٹی کا ایک سیٹ اپ نکلا. یاد کریں میں نے کلاس میں آپ کو بتایا جناب وہ ٹویٹی ایک سائن ہوتی ہے، ٹویٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے یہ ایک نیشن